देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट। अब पहले एक बात समझ लो ध्यान से, सीट क्या होती है? डू यू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीट? मेटेलिक सीट का मतलब क्या होता है पता है? एनी वन ऑफ यू, कोई भी बताए? किसी भी मेटल के जो सीट होते हैं, पीसेस जो होते हैं, अच्छा, सीट और प्लेट में क्या अंतर होता है? मतलब कोई मेटल है उसको हम लोग काट रहे हैं और उसके जो अलग अलग पीसेस हैं निकल रहे हैं उसको इसी सीट। हाँ से आप बताओ बेटा। अंशिका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीट एंड प्लेट? बेटा जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है ना, वेरी थिन थिकनेस जिसके पास होती है, उसको हम बोलते हैं सीट, और जिसकी थिकनेस ज्यादा हो जाती है उसको आप बोलते हो प्लेट। सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी मेटेलिक सरफेस को ले रहे हो, मेटेलिक 2D सरफेस को ले रहे हो, और उसकी थिकनेस की बात करें, अगर थिकनेस आप अप्रोक्सीमेटली कर सकते हो कि वो जीरो से थोड़ा अधिक है, मतलब नियर टू जीरो है, या नॉर्मल केस में तो 3 mm से कम रखा जाता है। आप लोग जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो उसमें आपको ये मान के चलना है कि अप्रोक्सीमेटेड टू जीरो है, या एक साइड का मेटल जो होगा वो अदर साइड भी आपको दिखाई देगा, जो भी एटम होगा वो दूसरे साइड भी वही एटम होगा। तो दैट काइंड ऑफ सरफेसेस आर टर्म्ड एज सीट। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अंशिका, एम आई ऑडिबल टू यू? सर एक बार फिर से बताना। देखो बेटा, whenever you are getting something like that, ध्यान से समझना, अगर कोई भी दुनिया का कोई भी प्लेट बनेगा, कोई भी सीट बनेगा, तो एक 2D प्लेन होगा। मतलब ये मान लो कि ये ऐसा सरफेस है, और ये 3D में आपका ऐसे बना हुआ है, ये आपका ऐसे बना हुआ है, एक सरफेस बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, ये है। अब इसकी ये जो थिकनेस है ना, थिकनेस कम होगी, थिकनेस बहुत ही कम होगी, इतनी कम होगी कि आप ये एज्यूम कर सकते हो कि जो एटम आपका इस साइड दिखाई दे रहा है, जो चार्ज इस साइड दिखाई दे रहा है, वही चार्ज इधर भी दिखाई दे रहा है। दो चार्ज एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं होंगे। देखो जैसे ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, इसमें आपको ये थिकनेस दिखाई दे रही है, तो इट कैन नॉट बी सीट, ये जो है आपकी सीट नहीं हो सकती है। लेकिन अपने पेज, अपने नोटबुक में जो आपने पेपर रखा हुआ है उसको उठा के देखो, उसमें आपकी थिकनेस बहुत कम है, तो दैट इज पेपर सीट। अब समझ में आया पेपर सीट और प्लेट में क्या अंतर होता है? जिसकी थिकनेस ज्यादा हो, आपको दिखाई देने लगे, दैट इज प्लेट, और जिसकी थिकनेस कम हो, अप्रोक्सीमेटेड टू जीरो, मतलब वो आपको 3D में मेजरमेंट के लिए स्पेशल डिवाइसेस का सहायता लेना पड़ेगा, वो आपका होता है क्या? सीट। अभी समझ में आया? पेपर सीट। यस सर, यस हाँ। सर। जो आपकी, सुनो, एक एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल कभी नहीं भूलोगे, जो आपकी नोटबुक का पेज है ना वो है सीट, और जो आपकी पूरी नोटबुक है ना वो है प्लेट। अब शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके पास थिकनेस आ जा रही है, पेपर शीट के पास बहुत थिकनेस कम है। क्लियर हुआ? हाँ। यस सर। चलिए, अब देखो बेटा कैसे इसको करेंगे। तो मैंने क्या किया कि ये हमारे पास एक चार्ज शीट है, इसके द्वारा हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था जब इस पे चार्जेस थे। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं हर बार यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपको हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही मिलेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज भी मिल सकता है, बस वो साइन जो है ना निगेटिव हो जाएगा, और कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। चलो अगली डेरिवेशन उस पर करवा दूंगा, पहले देखो यहाँ। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ गॉसियन सरफेस कैसे बनाया जाए। तो मैंने आप लोग को गॉसियन सरफेस बनाने का तरीका ये बताया था कि जब भी ऐसी कोई कहानी आपको मिले, तो गॉसियन सरफेस आप क्या करें कि एक पर्टिकुलर जोन ले लें, इसमें पर्टिकुलर एरिया ले लें, और उसको सिलिंड्रिकल रूप में एक्सट्रूड कर दें। सिलिंड्रिकल रूप में आप एक्सट्रूड कर दोगे तो इधर भी आपको ऐसा सिलेंडर दिखने लगेगा, और इस पर्टिकुलर को अगर आप इधर एक्सट्रूड करोगे तो ये आपका इधर भी सिलिंड्रिकल। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या बकवास है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, कैसे क्लोज कर दे रहे हो, सवाल दिमाग में आना चाहिए।
ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गॉस लॉ का यूज करना है। और गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ ये कहता है कि जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस, अब मुझे एक ऐसा सरफेस कंसीडर करना है जो चार्ज को पूरी तरह से इनक्लोज करे। तो मैंने क्या किया कि पोर्शन ऑफ शीट ले लिया और उसको चारों तरफ एक ऐसे इमेजिनरी सरफेस को मैंने बनाया जो कि उस पूरे मतलब चार्ज को, जिस जोन को मैं कंसीडर करना चाहता हूं, जैसे ये जोन मैं कंसीडर करना चाहता हूं, आप देख रहे हो इस जोन को मैं कंसीडर करना चाहता हूं, तो इसके पूरे चार्ज को इसने क्या कर लिया? इनक्लोज कर लिया। अब देखो ये इधर से भी कवर हो गया और ये इधर से भी कवर हो गया। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही। यस सर, आ रही है। रुको तो रुको ना, एक अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ, ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा। एक मिनट जस्ट वेट। थोड़ा सा मैं अपनी पिक्चर को क्लियर करता हूँ। हाँ, अब मैं आप लोग को ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा हूँ। अच्छा, मान लो कुछ समय के लिए मान लिया जाए कि ये जो आपका थिकनेस है, इसको, इस थिकनेस को 1 मिनट के लिए आप लोग इग्नोर कर देना, थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर देना, ये मान लेना कि थिन है। या एक पेपर ले लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। जैसे 1 मिनट मस्त देख लो आप लोग, बेहतर तरीके समझ में आएगा ये। जैसे देखो ये आपका एक सीट है, ये आपका एक सीट है, कोई भी पीस ऑफ पेपर आप ले लो, सिंगल पीस ऑफ पेपर, ये आपका एक सीट है और इसे मुझे इनक्लोज करना है। तो इनक्लोज करने के लिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले रहा हूँ, ये ग्लास ले रहा हूँ, मैंने इधर से अटैच कर दिया और इधर से अटैच कर दिया। तो जितना दूर ये ग्लास जो है अटैच हुआ, दोनों साइड से ऐसे अटैच हुआ है, ये दिख रहा है आप लोग को? आर यू एबल टू सी दैट? आर यू एबल टू सी दैट? यस ये सर। देखो दोनों साइड से जब अटैच हो रहा है तो जो इसके अंदर आया वो पूरा कवर हो गया, मतलब ये सरफेस के थ्रू होके इस इमेजिनरी सरफेस को एज्यूम किया गया। आई थिंक अब आप लोग को ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब यहाँ पे अगर दिमाग से बात की जाए तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि यहाँ 3 सरफेसेस नजर आ रहे हैं और 3 सरफेसेस आएंगे भी, क्योंकि आपने सिलेंड्रिकल सरफेस कंसीडर किया हुआ है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सरफेस की नेमिंग करना शुरू करता हूँ तो लेट मी राइट द नेम ऑफ द सरफेसेस। ये देखो एक से एक जो है आपका ये सरफेस है जो कि सर्कुलर दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। यहाँ एक सिलिंड्रिकल का कर्व सरफेस है, ये कर्व 2, और ये एक सरफेस है दैट इज कर्व 3। अब सबसे पहले फ्लक्स निकालने के लिए आपको सभी सरफेसेस पे आउटवर्ड नॉर्मल बनाना है। आउटवर्ड नॉर्मल बनाने से बेनिफिट ये होगा कि आप हर जगह डायरेक्शन देखने में कामयाब हो जाओगे। तो लेट अस सी दैट, आउटवर्ड नॉर्मल को ड्रॉ कर लेते हैं हर सरफेस पे, हर सरफेस पे। अच्छा, इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर, इसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर, n1 कैप। इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल जो है ये इधर होगा। ये मैंने तिरछा बनाया, इसका मतलब ये तिरछा है नहीं, ये मैंने आप लोग को 3D को 2D में दिखाने के लिए ऐसा बनाया, तो कंफ्यूज मत होना। ये आपका नॉर्मल 3 हो गया। बहुत अच्छे, ये हमको समझ में आ गया, n1 समझ में आ गया, n2 समझ में आ गया, n3 समझ में आ गया। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या करती है? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलेगी। तो आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, ये नहीं वेरी करने वाली है। और देखो ये दोनों साइड से, जब एक थिन शीट ले रहे हो तो दोनों साइड से पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है। आप लोगों को पहले ही पढ़ाया गया था कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसके रिस्पेक्ट में टेस्ट चार्ज जो है दूर भगेगा, और दूर भगेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे बनती है ना, ये तो पता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका इधर बनेगा। अब हमने हर जगह सरफेस देख लिया, उससे एंगल देख ली, तो यहाँ सरफेस से 90 डिग्री, बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इस नॉर्मल की डायरेक्शन जो है सेम है, 0 डिग्री यहाँ है और यहाँ भी 0 डिग्री है, यहाँ भी 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन, एरो का हेड देखिए, एरो का हेड देखिए, 1 मिनट ये आगे चला गया, ये देखो एरो का हेड देखो, दोनों एक साइड में है, तो ये 0 डिग्री हो गया। बहुत अच्छे, अब हमको क्या करना है? नेट फ्लक्स डिसाइड करना है। सेम प्रोसेस विल बी अप्लाइड, सेम प्रोसेस विल बी अप्लाइड। अच्छा, एक बात यहाँ पे,
अगर इस पूरे सरफेस पे चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में हम इसको बोलते हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, अंशिका आप देख लेना एक बार। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चार्ज ऑन सरफेस अपॉन एरिया से इंडिकेट किया जाता है और इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है। सिग्मा, सिग्मा, इसको सिग्मा रीड करते हैं। दैट इज एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू प्लस सिग्मा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मुझे चार्ज इंक्लोज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस सिग्मा इंटू एरिया करूंगा तो चार्ज मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई सिग्मा अपॉन 1 लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये एक जनरल फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। चलिए अब यहाँ देखते हैं, हमारे पास ये हो गया, सब कुछ हमने ड्रॉ कर लिया। अब तो फ्लक्स निकालना काफी आसान है, तो चलिए फाइनेट निकाल लेते हैं। फाइनेट इज इक्वल टू, फाइनेट इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अच्छा, पहले ही मैंने आप लोग को बता दिया कि जहां पे 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है तो cos 90 जीरो होता है। अच्छा लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोग के लिए। तो ये हो गया फाइनेट, ये हो गया φ1, φ1 का मतलब हो गया E डेल्टा S1, मतलब एरिया 1, बाद में देखेंगे एरिया 1 क्या है, डेल्टा S1 और cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री, बहुत अच्छे, प्लस ये देखो E डेल्टा S2, भले कर्व सिलेंडर नजर आ रहा है लेकिन अभी मैं इसको डेल्टा S2 ही डिनोट करूंगा, डेल्टा S2 इंटू कॉस 90, वेरी वेल, प्लस E डेल्टा S3 इंटू कॉस 0 डिग्री। ध्यान से देखना, जहां कहीं भी cos 90 आया वो पूरे टर्म को जीरो बना देगा, क्योंकि जीरो इंटू एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो, तो ये पूरा टर्म जो है हो गया जीरो। अब देखो ये डेल्टा S1 और डेल्टा S3 की थोड़ी सी कहानी पर चर्चा होनी जरूरी है। यहाँ ध्यान से देखो, मैंने सिलेंडर माना है, अब सिलेंडर का दोनों क्रॉस सेक्शन एरिया तो बराबर होता है ना, सिलेंडर तभी तो होगा, जैसे ये सर्कल है और इसके इक्वल सर्कल ही तो आप यहाँ पे बना रहे हो, तभी तो ये सिलेंडर बनता है। मतलब ये दोनों सर्कल का एरिया आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना दोनों लोग, यहाँ पे डेल्टा S1 और डेल्टा S3 आपस में बराबर हो गए, मतलब ये दोनों टर्म आपस में बराबर हो गए। तो लेट मैं ये कह देता हूं कि डेल्टा S1 इज इक्वल टू डेल्टा S2, और ये होने ही चाहिए क्योंकि आपने सिलेंडर लिया हुआ है, इसको मैं डेल्टा S मान लेता हूँ, डेल्टा S मान लेता हूँ। तो सिंपल सी बात ये है कि डेल्टा S1 इज इक्वल टू डेल्टा S2 इज इक्वल टू डेल्टा S। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो व्हाट आई विल गेट फाइनेट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये E डेल्टा S, S1 के जगह पे डेल्टा S रखा, cos 0 का वैल्यू 1 प्लस E डेल्टा S। अब दो बार E डेल्टा S को जोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2E डेल्टा S। यहां तक तो कहानी खत्म हो गई, आपने जो फ्लक्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला था उससे निकाल लिया। लेकिन गॉस थे, गॉस ने कुछ कहा था कि इनक्लोज्ड सरफेस, इनक्लोज्ड सरफेस जो है, उस इनक्लोज्ड सरफेस को ध्यान से देखो, यहाँ देखो, ये अपना एकदम दिमाग खोल के यहाँ पे देखना है। देखो यहाँ पे ये सर्कल है, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। अब ये सर्कल तो एक सीट पे है ना, ये दोनों तरफ से एक ही सर्कल दिखेगा ना, 2S तो नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फाइनेट जो होगा दैट इज इक्वल टू गॉस के अनुसार Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर हमने कैलकुलेट किया हुआ है ये किसके बराबर है, तो ये हमारे पास 2E डेल्टा S के बराबर है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, इस फॉर्मूले से हमने देखा कि सिग्मा इंटू ए इज इक्वल टू क्यू होता है। अब यहाँ ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, और इस एरिया को आपने डेल्टा S मान रखा है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका 2E डेल्टा S है ये सिग्मा इंटू डेल्टा S, ध्यान देना सिग्मा इंटू डेल्टा S Q इनक्लोज की वैल्यू है, Q इनक्लोज, चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब ध्यान से देखो,
ये डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल हो गया और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, दैट इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट थिन शीट। समझ में आया कि नहीं आया? कोई इसमें डाउट, कोई समस्या? नहीं। रसिका आपको समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो इसको एकदम दिमाग में बैठा के रखना है, कोई भी चीज इसमें भूलने वाली नहीं है, एकदम नोट करते जाइएगा, साथ के साथ नोट्स बनाते जाइए। आपको कहीं भी डाउट होता है, छोटा सा छोटा डाउट पूछ लीजिए। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। अच्छा, यहाँ एक खास बात नजर आई, थोड़ा सा देखो यहाँ पे। यहाँ जो खास बात नजर आई ना, कि अगर आपका इनफाइनाइटली मतलब इनफाइनाइट एरिया का आप सीट ले रहे हो, 4 सीट ले रहे हो और उसको चार्ज कर दे रहे हो, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दे रहे हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना, वो एक छोटी डिस्टेंस के लिए एज कंपेयर टू जो डिस्टेंस है उस सीट के डायमेंशन से छोटी है, सीट के डायमेंशन से छोटी है, तब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसकी वैल्यू हर जगह सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही। दोनों लोगों को समझ में आ रही है? Yes, sir. अब ये आपका हो गया कंप्लीट। ये जो है हमने सीख लिया कि सीट के द्वारा कैसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये हमने देख लिया। अब एक कहानी और स्टार्ट करनी है बाय यूजिंग द गॉस लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है ये, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर। स्फीयर, अब स्फीयर दो तरह के होते हैं, एक होलो स्फीयर होता है, एक सॉलिड स्फीयर होता है। एक होलो स्फीयर होता है और एक सॉलिड स्फीयर होता है। लिखो 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 लिखो। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब वही हुआ हॉलो स्फीयर। ध्यान देना, यहाँ पे थिन स्फेरिकल सेल बोल दे, इसका मतलब हॉलो स्फीयर की बात की जा रही है। हॉलो स्फीयर समझ रहे हो ना क्या होता है? आर यू एबल टू Yes, sir. इमेजिन हॉलो स्फीयर? फुटबॉल फुटबॉल हाँ। फुटबॉल जिसके अंदर हवा भरी रहती है, उसको देखो, वो हॉलो स्फीयर है। उसके अंदर मतलब पूरा क्लीन है, बाहर भी आपका पूरा क्लीन है, एक सरफेस है जो एयर प्रेशर की वजह से स्प्रेड फॉर्म में है, वो आपका हॉलो स्फीयर है। क्लियर हुआ? तो ये जो फुटबॉल है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैं एग्जैक्टली यहाँ पे फुटबॉल नहीं बनाने वाला हूँ, बस आप लोग को एक स्फीयर का 2D में ऐसे दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे, ये आपका एक थिन स्फेरिकल सेल है। अब थिन स्फेरिकल सेल है, मेटालिक सेल है, ध्यान देना, मेटल की सेल है ये। तो मेटल की सेल है, तो मैंने मेटल कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी बताई हुई थी अपने लेक्चर में। ये बताया हुआ था कि मेटल के ऊपर अगर आपने चार्ज को कहीं लीव किया, तो वो चार्ज इस पूरे सरफेस पे जहां तक मटेरियल होगा वहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू कर्वेचर डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैंने ये बताया था, सच दैट उससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉर्मल होती है। अब आपने चार्ज छोड़ा, ये सरफेस खुद ही में यूनिफॉर्म सरफेस है, मतलब स्फेरिकल है, तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं। अब ये थिन स्फेरिकल सेल है, तो आपने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज छोड़ दिया, और क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ने क्या किया कि अपने आप को इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इस पूरे सरफेस पे ये यूनिफॉर्मली जो है डिस्ट्रीब्यूट कर गया। आपको पता है कि स्फीयर जब भी हम मतलब डिफाइन करते हैं, तो स्फीयर की डेफिनेशन आप जो है रेडियस से देते हो। इसका सेंटर कहाँ पे है और उसका रेडियस कितना है, यही तो दो पैरामीटर हैं जो उसकी एक उसकी लोकेशन बता देगा, एक उसकी डायमेंशन बता देगा। स्फीयर के पास तो रेडियस ही होता है ना, स्फेरिकल सेल के पास, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद तो सरफेस जनरेशन होती है और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपके पास इस स्फीयर का मान लिया जाए ये सेंटर है, और आपने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इसको दिया था। थोड़ा सा इसको अलग कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे आपने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया था,
ये स्फीयर की रेडियस r है, रेडियस जो है आपकी कैपिटल R है। अब देखो स्फीयर के साथ क्या केस है, स्फीयर के साथ ये केस है ना कि स्फीयर जो है वो दो जोन बनाता है। स्फीयर को आप ध्यान से देखिए तो स्फीयर दो जोन बना रहा है। एक यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूं एक जोन यहाँ पे, ये देखो स्फीयर के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक इनसाइड स्फीयर की बात हो रही है। मतलब मैं मान लो किसी ने कहा कि अगर स्फीयर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कैलकुलेट करना है, तो मैंने यहाँ पे जो है बना लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप दोनों? हाँ या ना समझ बोलो। रहा? हाँ Yes, sir. तो अब क्या करना है कि आपने जैसे ये स्फीयर के अंदर एक पार्ट बन गया, एक जोन स्फीयर के अंदर बन गया, और एक जोन आप अगर ध्यान से देखो तो ये स्फीयर के बाहर बन गया। अरे दो ही कैलकुलेशन कोई करवा सकता है ना हमसे, अधिक से अधिक क्या कैलकुलेशन करवाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितनी मिल रही है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी मिल रही है, कहानी तो यही है। तो मान लीजिए मैं एक बार जो है इनसाइड सरफेस के लिए निकालूंगा, एक बार आउटसाइड सरफेस के लिए निकालूंगा। तो चलिए मैं इस चीज को डिनोट करता हूं, ये जो आपकी मतलब यहां से यहां तक है इसको मैं स्मॉल r से डिनोट करता हूं, ठीक है। अब देखिए जब आपकी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिटर्मिनेशन ऑफ, लिख लो डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हेन r is less than capital R, when r is less than capital R। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हमारा निकालने का जो पर्पज है वो तब के लिए है जब हमारा रेडियस जो है वो लेस देन, जो ये r है, जो गॉसियन सरफेस आप कंसीडर कर रहे हो वो लेस देन r है। कहने का मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड hollow sphere, inside hollow sphere, hollow sphere के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी जब वो चार्ज है, ठीक है। अब चलिए इसको डिटरमाइन कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। यहाँ पे देखो अब पहली बात कि अब आपको क्या करना है, जब भी फ्लक्स डिटरमाइन करना है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ सरफेसेस, पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप आइडेंटिफाई द नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्शन, ठीक है, ये आपको निकालना है। और तीसरी स्टेप फ्लक्स को कैलकुलेट करके आपको इक्वेट कर देना है गॉसियन सरफेस से। मैं बता दे रहा हूं एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, आपको कहीं भी अगर सिमेट्री से रिलेटेड सवाल आता है ये तीन स्टेप सवाल सॉल्व मतलब फॉलो कीजिए, आपका कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो, मैंने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है, अभी मैं इस सरफेस की बात कर रहा हूँ, इस सरफेस की बात कर रहा हूँ। मतलब आई एम ट्राइंग टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के अंदर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। देखो यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा, तो पहले हम निकालेंगे सरफेस आइडेंटिफाई। तो स्फीयर है, अभी स्फीयर के पास तो एक ही सरफेस होता है ना, पूरा स्फेरिकल सरफेस, पूरा स्फेरिकल। फुटबॉल है, फुटबॉल के चारों तरफ क्या है, एक ही सरफेस है ना, सब कनेक्टेड है। सिलेंडर के अंदर तो एक कर्व सरफेस होता था, दो सर्कल होते थे, तब वो आपका बनता था। अभी इसके अंदर क्या है, पूरा का पूरा स्फीयर है, एक सरफेस है। अब इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के एंगल क्या होगी, तो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी आउटवर्ड अलोंग द रेडियस, जैसा कि हमने पहले ही समझा हुआ है। तो एक बार ध्यान से देखो, इस सरफेस की आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, बाद में हम ये प्रूफ कर देंगे कि अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ये है, मतलब अलोंग द रेडियस। तो अभी क्या होगा, हमारे पास फाइनेट जो होगा वो E डॉट डेल्टा एस होगा, E डॉट डेल्टा एस। मैं सरफेस वन जो इनसाइड है उसकी बात कर रहा हूं, मैं डेल्टा एस वन की बात कर रहा हूं। अब आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पढ़ाया गया है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, ये आपका फाइनेट आ चुका है।
अब फाइनाइट जो है गॉस लॉ के अनुसार क्या होता है, तो गॉस लॉ के अनुसार यहाँ पे होता है क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक चीज को समझो आप लोग। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इनसाइड में कोई चार्ज नजर आ रहा है क्या, कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज तो यहाँ सरफेस पे है। देखो देखो यहाँ इसके सारे आउटर सरफेस दिख रहा है आप लोग को। हाँ यहाँ पे जो आउटर सरफेस है उस पे आप लोग को सारा चार्ज दिखाई दे रहा है, यानी क्यू इनक्लोज्ड तो इस गॉसियन सरफेस, ये जो सरफेस 1 है इसके लिए कोई क्यू इनक्लोज्ड है ही नहीं, तो ये इसकी वैल्यू हो गई 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया 0 इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दो 4 पाई आर स्क्वायर तो कभी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि आर की एक फाइनाइट वैल्यू है, पाई जानते हो फिक्स्ड है 4, तो 0 किसको होना पड़ेगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो यहां से आपको ये पता चला कि ई जो है आपका हो गया 0, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई आपकी 0। 0। किसी हॉलो स्फीयर के इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करती, 0 हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। अच्छा अब चलते हैं हॉलो स्फीयर के आउटसाइड में निकालने के लिए, हॉलो स्फीयर के आउटसाइड में निकालने के लिए चलिए इसको देखते हैं, अगर कुछ हो सकता है तो यहाँ सर आउटसाइड में 0 नहीं होगी ना? नहीं बेटा, आउटसाइड में 0 नहीं होगी, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, अभी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे। 1 मिनट बेटा, बस इसको मैं थोड़ा सा सिलेक्ट हो कैसे, सिलेक्ट नहीं हो रहा है ना, 1 मिनट बेटा। चलिए एक बार फिर से रीड्रॉ कर लेंगे इस डायग्राम को, इनसाइड वाला हो गया, अब आउटसाइड के लिए देख लेते हैं। चलिए आउटसाइड के लिए लेट अस टेक, मान लीजिए ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये आपका एक स्फीयर है यूनिफॉर्म रेडियस आर का, थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को और इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इसके चारों ओर क्या है, तो आपका चार्ज है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, वही स्टोरी चलेगी, सेम स्टोरी, कोई इसमें चेंज नहीं है, नो चेंज। आपने इसको क्यू चार्ज यहाँ पे लीव कर दिया, क्यू चार्ज लीव कर दिया, क्यू चार्ज लीव कर दिया, और ये क्यू चार्ज जो है पूरे सरफेस पे, याद रखना किसी भी मेटल पे आप छोड़ देते हो तो ये कंडक्टर होता है, अपने ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। इंसुलेटर के ऊपर अगर चार्ज को छोड़ते हो तो वो स्टैटिक कंडीशन को प्राप्त हो जाता है, ध्यान से इसको दिमाग में बैठा के रखना है। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैं इसकी रेडियस तो ऑलरेडी आप लोग को दिखाई चुका हूँ, कैपिटल आर होती है, चलिए इसको लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आप लोग को। यहाँ पे इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस है, इसको मैं कैपिटल आर। अब मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा ये आउटसाइड में, क्यों, क्योंकि मुझे आउटसाइड में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे आउटसाइड स्फीयर चाहिए, आउटसाइड स्फीयर चाहिए। तो मैंने स्फेरिकल, अब देखो एक स्फीयर को इंक्लोज करने के लिए एक स्फीयर लेना ही सबसे बेस्ट है, वो सिमेट्री को मेंटेन करेगा। तो ये गॉसियन सरफेस भी मैं स्फेरिकल ही लूंगा, दिमाग में एकदम बैठा लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसकी रेडियस को मैं अगर स्मॉल आर से डिनोट करूं तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई व्हेन R is greater than capital R is greater than capital R, जब आपका जो गॉसियन सरफेस का रेडियस स्फीयर के रेडियस से ज्यादा हो। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड हॉलो स्फीयर या थिन स्फेरिकल सेल, जो आप लोग को अच्छा लगे वो लिख लीजिए। मैं यहाँ हॉलो स्फीयर लिख लेता हूँ या थिन स्फेरिकल सेल, जो, क्योंकि ध्यान देना दोनों ही नाम से बोर्ड में सवाल आया हुआ है, दोनों ही नाम से प्रीवियसली आया हुआ है। अभी आप लोग का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन दे सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है, या इसके अंदर चार्ज दे देगा और बोलेगा कि इस फॉर्मूले से डिटरमाइन करके फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, आपको बस टिक करना होगा, बट यू हैव टू गिव दैट, मतलब उसका आंसर आपको करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला तो लगना ही पड़ेगा, इसलिए आपको डेरिवेशन पता होनी चाहिए।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो अब आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो वेरी इजीली, इट इज इजी टू डू। अब आपको करना क्या है, तो फ्लक्स निकालना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब आप फाइनेट को कैलकुलेट करोगे तो दैट फाइनेट विल बी इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, और ये ई डॉट डेल्टा एस ये बाहर वाला था, सरफेस 2 में मान लेता हूं, तो ई डॉट डेल्टा एस 2। अच्छा एक बात यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ मैंने कोसाइन थीटा की वैल्यू नहीं ली, क्योंकि ध्यान से देखिए दोनों का एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका एंगल दोनों जीरो हो जाएगा। यहाँ भी अगर आप ध्यान से देखो तो अलोंग द रेडियस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द रेडियस होगा, ये इसका नॉर्मल भी इधर ही होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कॉस जीरो होगा, इसलिए यहाँ पे ये नहीं लिया जा रहा है। बात को समझ लीजिए, इसलिए यहाँ पे ये नहीं लिया जा रहा है। अब आप जो है इसको जब कैलकुलेट करना चाहते हो तो ई डॉट डेल्टा एस 2। अच्छा आप लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर ऐसा कैसे, अब इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका क्या करेंगे, इसका इधर क्या करेंगे। तो आप लोग ऐसा करो कि आप यहाँ पे एक ना छोटा सा सरफेस ऐसे मान लो, एक छोटा सा सरफेस मान लो, अब उसको ऑब्जर्व करो तो यहाँ नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो इस सरफेस का परपेंडिकुलर होगा वो एकदम डायरेक्शन सेम होगी। कारण क्या है, क्योंकि आप लोगों को क्लास 10th में सर्कल चैप्टर पढ़ाया गया था मैथ के अंदर, और बताया गया था कि जो टेंजेंट होता है वो नॉर्मल होता है रेडियस के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल होता है, ये पढ़ाया गया था। तो याद रखिए ये केस यहाँ भी लागू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस जो है वो एक लाइन के अलोंग होते हैं, इसलिए यहाँ पे कॉस जीरो हो जाता है। अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म में करना चाहते हो तो इस डेल्टा एस 2 को छोटा एरिया मान के बार बार जोड़ोगे तो दैट यू विल गेट 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं सीधा ही आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, वरी होने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे देखो चार्ज आपने कितना रखा था, मैंने बोला था चार्ज क्यू, चार्ज कितना रखा था, तो क्यू रखा था। तो चार्ज क्यू अगर रखे थे तो यहाँ पे क्यू रख देते हैं, मतलब गॉस लॉ के अनुसार तो ये फाइनेट जो है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ ना, ये जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, और ये ई डिवाइड ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसको नीचे ले आइए तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है आउटसाइड द स्फीयर, ये जो होता है ये क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ये गजब की बात है, ध्यान से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयर ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसका पूरा का पूरा चार्ज ना उठा के सेंटर पे रख दिया गया हो। तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े हो, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होता है, ड्यू टू ए डिस्क्रीट चार्ज, एक चार्ज क्यू रखा होता तो ये होता है। अब आपने क्या किया कि आपने स्फीयर पे क्यू चार्ज रखा, लेकिन अगर हॉलो स्फीयर है तो इसके सेंटर के अबाउट इस चार्ज को प्लेस करके आप जितनी डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डेरिवेशन आई थिंक आप लोग को समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा इस डेरिवेशन को हम और आगे की तरफ ले जाते हैं और आप लोग को समझाते हैं। ध्यान से देखिए, मैं अगर इस Q को दूसरे तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, आपको पता है एरियल चार्ज डेंसिटी जो होती है उसको रो सिग्मा से डिनोट किया जाता है, तो सिग्मा हो जाएगा, और स्फीयर का जो एरिया होता है दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ ध्यान देना, स्फीयर कौन सा, ये वाला, ये जो स्फीयर है इसकी बात की जा रही है, थोड़ा इसको दिमाग में बैठा के रखिएगा, नहीं तो मैं जहां तक मुझे पता है कि आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये देखो, ये मैं इस स्फीयर की बात कर रहा हूं, जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर ऑफ दिस स्फीयर। कारण क्या है, अरे चार्ज तो यही लाई कर रहा है ना, भले आप गॉसियन सरफेस आप कहीं भी मान लो, लेकिन चार्ज तो इसी के अंदर लाई कर रहा है ना, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा इस वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में रखते हैं, देखते हैं क्या वेरिएशन समझ में आती है। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को रखता हूं तो व्हाट आई विल गेट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्यू के जगह पे आपको लिखना है सिग्मा इंटू 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा, 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर कौन सा है? आउटर रेडियाई है। ये कैपिटल आर क्या है? आपका रेडियस ऑफ स्फीयर है, जिसपे कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो कई बार इस फॉर्मूले का भी यूज आ जाता है। ये फार्मूला आप लोग के बोर्ड क्वेश्चंस के लिए मतलब एनफ है। ये जो फार्मूला है आप नीट में आने वाले क्वेश्चन, नीट और आईआईटी जेईई में आने वाले क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई आप लोग को दिक्कत नहीं आने वाली है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है दोनों लोगों को? सर आ अरे रही हो। ये साथ के साथ नोट करते जाना। नोट पिछले कर रहे हैं। पिछले 3 साल में एक सवाल जो है इसके ग्राफ पे आ रहा है, मतलब गॉसियन मतलब स्फीयर के ग्राफ पे जो है सवाल आ रहा है। ये पिछले साल तो सीबीएसई बोर्ड में भी आ गया था और उसमें भी आईआईटी जेईई के भी प्री वाले एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है ना, इसको मेंस और एडवांस बोलते हो, तो मेंस वाले एग्जाम में इससे सवाल आया हुआ था। अब आती है बात कि क्या सवाल क्या था। पहले ये दिमाग में आता है कि सवाल क्या आता है। तो देखो यहाँ ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये देखो, ये यहाँ पे जो रेड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। जब आउटसाइड स्फीयर आप मूव करना शुरू करते हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और जब इनसाइड स्फीयर होते हो तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो उसने ग्राफ की मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन पूछ ली थी। उसने ये पूछा था कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब ई और आर के बीच में ग्राफ पूछा हुआ था और एक स्क्वायर बना के दे दिया हुआ था। अब उसके 4 ऑप्शन आए हुए थे। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे होता है, थोड़ा इस चीज पे भी चर्चा करना जरूरी है। तो लेट मी टेक ए स्फीयर, इसको ले लेते हैं। हाँ, यहाँ मूव कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो अब मैं जो है यहाँ पे ड्रॉ करूंगा एक्सिस। ग्राफ बनानी है तो ग्राफ बनाना है तो वी मस्ट हैव एक्सिस। तो थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करने के लिए इस एक्सिस को हम ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना। ये हो गया आपका। अगर कहीं अलग बनाना हो तो आप लोग अलग भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ से बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है, इसलिए मैं ऐसे कर्व को ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई चीज डाउट ना रहे इसमें। कहीं भी छोटा सा डाउट है तो जरूर पूछ लेना आप लोग। देखो यहाँ पे ये आपका, इसको थोड़ा सा मतलब ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ऐसे डार्क कर देते हैं। यही होता है जनरल कन्वेंशन। अब यहाँ से यहाँ तक ये 0 है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इस आर के जगह पे कैपिटल आर होगा तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ तो आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। यहाँ से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आउटसाइड में तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड घटती जाएगी। मतलब 0 से आर तक, 0 से कैपिटल आर तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करती है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आती भी है तो आपकी जो है ये ऐसे आती है, ये ऐसे आती है। मतलब ये कर्व जो है एसिम्प्टोटिक हो जाता है। एसिम्प्टोटिक, एसिम्प्टोट का मतलब जानते हो क्या होता है? एसिम्प्टोट का मतलब होता है कि ये लाइन इनफाइनाइट तक पैरेलल मतलब चलती रहेगी। ऐसा लगेगा कि मिल रही है लेकिन वो मिलेगी नहीं, ये एकदम ऐसे ही चलती रहेगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इन सेम मैनर यहाँ भी यही कहानी होने वाली है, इस साइड में भी आपकी यही कहानी होने वाली है। ये जो है ये जो कर्व बनेगा आपका ये कुछ ऐसा बनेगा, इस एसिम्प्टोटिक कर्व होगा और ये इलेक्ट्रिक तो फील्ड। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा जब ये ग्राफ ड्रॉ करना मैं होगा हमें? बता रहा हूँ, एक मिनट रुको। ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड
वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ऑफ ए होलो स्फीयर, थिन होलो स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ अगर आपको बनाना है तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रही है, ये बात यहाँ पे ये ग्राफ बता रहा है। देखो यहाँ पे जैसे 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 दूर होते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। यहाँ आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी आपका मैक्सिमम। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखो इस ग्राफ को अगर दिमाग में रखते हो तो यहाँ तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ तक आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, और यहाँ पे अचानक से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो आपकी ये हो जाएगी, ये पूरी सरफेस पे, और वो वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू आपके पास आएगी दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू जो होगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि तब तो गॉसियन सरफेस और स्फीयर एक के ऊपर एक कॉन्साइड कर रहे हैं, तो आपका ये हो जाएगा। और जब आप दूर जाते जाओगे तो ये वेरी करेगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर के हिसाब से। तो आई थिंक अब ये जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट इसमें? नो सर। ये नोट कर लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। ये ग्राफ आप लोग की बुक में एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन सवाल आ सकता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर भी होने वाला है तो ऑब्जेक्टिव में ये सवाल बन जाता है, सीधा सीधा ये सवाल बन जाता है, कोई मेहनत ही नहीं करना है लोगों को। ग्राफ दे देंगे, 4 ठो पूछेंगे, तो वहां जानते हो कैसे ग्राफ देगा, इसका एक पोर्शन दे देगा, मतलब ये राइट वाला दे देगा, वहां ग्राफ जो है आपको ऐसे मिलेगा। ये मैंने पूरा डिस्क्रिप्टिव बना दिया, दोनों साइड का आपको दिखा दिया, एक साइड का वेरिएशन ऐसे दिखा दिया जाएगा, जो है ई जो है प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है डिस्टेंस फ्रॉम, और यहाँ पे दिखा देगा जब r इज इक्वल टू r होगा, मतलब ये जो वैल्यू है r इज इक्वल टू r तक आपकी जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, और उसके बाद आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, उसके हिसाब से वो वेरिएशन दे रहा है। कोई डाउट इसमें? नहीं। चलिए, ये एक बहुत ही अच्छी चीज हमने डिस्कस कर ली। अब देखो थोड़ा थोड़ा ना लेवल हम जो है अप करते जाएंगे। अभी तक हम बेसिक चीजों को डिस्कस कर रहे थे, गॉस लॉ और ये सारी चीजें, अब थोड़ी सी जो है आगे हमारा जो है बढ़ते जाएगा और समझते जाएंगे कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपका आ गया, कोई इसमें डाउट हो तो पूछ लो। मैं पीछे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोटा से छोटा डाउट भी हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, झिझकना नहीं है, डाउट पूछ लेना है, डाउट अपने पास बचाना नहीं है, बताना है। बताओगे तो सीख के जाओगे, बचाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो अब हम देखते हैं नया टॉपिक। अभी हमने हॉलो स्फीयर किया, अब हम करेंगे सॉलिड स्फीयर। क्या करेंगे? सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल दो जिसको सुनते ही दिमाग में बात समझ में आ जाए। बॉल। अब बॉल भी आजकल हॉलो आने लगी है, कॉर्क बॉल होती है, या और अच्छा एग्जांपल आपकी पूरी अर्थ, जिस अर्थ पे आप रहते हो, अगर मैं परफेक्टली स्फेरिकल मान लूं तो पूरा सबसे अच्छा एग्जांपल है, तो यू कैन थिंक अबाउट दैट। ठीक है, स्फेरिकल मान के मैं बोल रहा हूँ एग्जांपल। चलिए कोई बात नहीं, तो मानना है कि उसके देखो अर्थ एग्जांपल देने का कारण क्या था, मतलब सॉलिड का ना पूरा आपके दिमाग में ये बात एकदम समझ में आ जाए कि सॉलिड का मतलब होता है कि उसके अंदर भी मटेरियल है, उसके सरफेस पे भी मटेरियल है। हॉलो का मतलब क्या होता है, केवल उसके सरफेस पे मटेरियल है, इनसाइड से खोखला है वो, बाहर से भी, बाहर तो खाली होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, अंदर से खोखला है। सॉलिड का मतलब क्या होता है, आप जब तक उसको मतलब उसको अगर काटना शुरू करो तो सरफेस से लेकर और सेंटर तक हर जगह आपको मटेरियल मिलेगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। तो चलिए आप लोग ना यहाँ तक रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड स्फीयर का पढ़ेंगे ड्यू टू गॉस लॉ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिंग की इंटीग्रेशन करेंगे। अब मैं आप लोग को थोड़ा सा इंटीग्रल फॉर्म पे शिफ्ट करूंगा, अब तक सिंपल चल रहा था, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग का लेवल में अप कर रहा हूँ। अब आप लोग को इंटीग्रल फॉर्म से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सेमी सर्कुलर रिंग निकालेंगे,
फिर इंटीग्रल फॉर्म से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए रॉड निकालेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेट निकालेंगे। इतना सीख गया तो तुम लोगों को दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मिलेगा, इवन किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो जितना पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई डाउट आता है तो जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी जो पढ़ाया गया कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर।